गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो देखिए, आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोट डाउन करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद नो सॉल्यूशन, उसके बाद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले तो आपको ये बताना है किसका यूनिक सॉल्यूशन है और किसका नहीं है, किसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और किसका नो सॉल्यूशन है। मीन्स आपको ये फोर पार्ट्स दे रखे हैं, प्रत्येक पार्ट में बताना है किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और किसका नहीं होगा। और अगर इन केस किसी भी इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस आप पाते हैं तो फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं, x माइनस 3x माइनस 3 इजिकल टू 0। दूसरा आपको क्या दे रखा है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इजिकल टू 0। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। आप इससे पहले इसको कंपेयर करिए। जब हम इससे कंपेयर कर लेंगे तो पहली वाली इक्वेशन में a1, b1 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, दूसरी वाली इक्वेशन में a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा आपके पास, 1/3। नेक्स्ट b1 ओवर b2 माइनस 3/-9, इसको आप कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट एट लास्ट c1 ओवर c2 कितना बचेगा, -3/-2 मतलब 3/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/x 3/9 3/2, तो 1/3 आ गया, 3/9 आ गया और ये एट लास्ट में 3/2 आ गया। तो यहाँ पे आपने सारे रेशियो निकाल लिए। अब ये रेशियो आपने क्यों निकाले हैं, ये रेशियो आपने इसलिए निकाले हैं क्योंकि आपका यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है वो आप देख लीजिए, लिख लीजिए उसको। और उसके साथ साथ आपके पास 3 कंडीशन दे रखी हैं, तो 3 कंडीशन क्या है एक बार याद कर लेते हैं। देखिए, अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 होता है तो इस केस में ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 हो जाता है तो फिर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि लाइन कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। और एट लास्ट अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 हो जाए तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ये दोनों लाइन मिल जाएंगी मतलब कभी नहीं मिलेंगी और इसका नो सॉल्यूशन होगा। मीन्स जो भी दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, जो पैरेलल होंगी कहीं काटेंगी नहीं, जब वो काटेंगी नहीं कोई सॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, तो इस कंडीशन में इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तीसरी वाली कंडीशन का नो सॉल्यूशन, सेकंड वाली कंडीशन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और जो पहली वाली कंडीशन है उसका कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप से कहीं कंडीशन दिखाई देती है तो इतना अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। सही है, तो पहले वाली इक्वेशन जो है आपकी उसका किस टाइप का सॉल्यूशन है, आपने a1 a2 b मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारी वैल्यूज निकालें, रेशियो में पुट करें, तो उसके बाद आपको क्या मिला, उसके बाद आपको तीनों वैल्यू मिल गई। तीनों वैल्यू मिलने के बाद अब आपको क्या मिल चुका है, a1 और a2 का रेशियो b1 ओवर b2 का रेशियो, तो क्या इक्वल है, जी नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, ये आपने रेशियो निकाल लिया, ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। तो देयरफॉर द गिवन सेट्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सॉरी, ये तो पैरेलल है, आपकी जो लाइंस दे रखी हैं वो आपकी पैरेलल दे रखी है। जब आपकी वो पैरेलल दे रखी हैं तो फिर आपका इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। मीन्स ये तो नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ गया ना। ठीक है,
देयरफॉर दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एंड दस, और इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, देयर विल बी नॉट बी एनी सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस, यहाँ पे इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन्स कैसी हो गई, ये लाइन आपकी पैरेलल हो गई, और यूनिक सॉल्यूशन आपका जब होता है तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, इनमें आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से और सारी वैल्यू निकालिए। a1/a2 कितना आ जाएगा, 2/3, फिर 1/2, फिर आपका 5 और 8 आप लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर आपके पास c1/c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/-8, मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/8 बचेगा। तो a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं है, किसके नहीं है, b1/b2 के। साफ साफ और देखने से पता पड़ रहा है। और जब इक्वल नहीं है तो किस कैटेगरी में आ गई ये, यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में। देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ यूनिक पॉइंट्स एंड दस देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आपके लिए लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है। x/b1c2 - b2c1 इज इक्वल टू, फिर y/c1a2 - c2a1 इज इक्वल टू 1/a1b2 - a2b1। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से निकालिए। a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2, ठीक है, और नेक्स्ट a2 की वैल्यू कितनी है, 3। ऐसे b1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, b2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3, c1 की वैल्यू कितनी है, -5, और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -8। ठीक है, अब ये जो सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपने सारी वैल्यूज पुट करी, मल्टीप्लाई करा, तो आपकी ये लाइन बन गई। और जब ये लाइन बन जाएगी आपके पास, तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1। तो अब आप पहला और तीसरा ले लेंगे, दूसरा और तीसरा ले लेंगे। पहला और तीसरा लीजिए, x/2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। नेक्स्ट y/1 इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप देखिए ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, 3x - 5y इज इक्वल टू 20। उसके बाद 6x - 10y इज इक्वल टू 40। अब आप इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो आपका 20 और 40 है। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आप देखिए a1/a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/6 हो जाएगी। उसके बाद आप b1/b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/10 हो जाएगी। c1/c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20/-40, मतलब 1/2 हो जाएगी। अब देखिए इन तीनों के बीच में क्या कंडीशन बन रही है, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब तीनों इक्वल हो गया। और जब ये आपके तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ये रेशियो निकालने होते हैं। रेशियो निकालने के बाद ही आप पता कर पाएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में है या वो नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूनिक सॉल्यूशन क्या आप लर्न कर लीजिए। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। लेकिन अब इसके बाद दो कंडीशन बचती हैं, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन तीसरा वाला इसके बराबर है या नहीं है, तीसरा वाला इसके इक्वल है या नहीं है। अगर तीसरा वाला इसके इक्वल है तो पहला लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन अगर तीसरा वाला इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मीन्स अगर इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अब आप देखिए ये जो आपकी कंडीशन आई है, फिर तो ये कोइंसिडेंट लाइन की आ गई और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं रही यहाँ पे। इसलिए हम सीधे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका यहाँ पे जो भी आंसर लिख रहा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देयरफॉर द गिवन सेट्स ऑफ लाइन्स विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर, आइडेस द लाइन्स will be coincident to each other and thus there are infinitely solutions possible for these equations।
ठीक है। अब देखिए आप फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, x माइनस एक्स ही है, हाँ x है, x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0 और नेक्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 15 इजिकल टू 0। तो आपने यहाँ पे सारे रेशियो निकाले, a1 ओवर a2 1 ओवर 3 आ गया, b1 ओवर b2 माइनस 3 ओवर माइनस 3 मतलब 1 आ गया, c1 ओवर c2 इजिकल टू माइनस 7 ओवर माइनस 15 मीन्स 7/15 आ गया। अब आप देखिए a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, इसमें आपका इक्वल नहीं आया। जब इक्वल नहीं आया तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो क्या लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बताया था आपको, a1 ओवर a2 वो सॉरी x1 अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y ओवर c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। ये इसमें आपको इसकी वैल्यू सारी पुट कर देनी है। क्या करना है, ये सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। तो फिर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये पूरी एक लाइन बन जाएगी और आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू -1 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। अब आप देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो 3 नंबर पढ़ा है वो गलती से पड़ गया, आप वहाँ पे 2 मान के चलिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो आपको a और b की वैल्यू क्या रखने पड़ेगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको क्या बताई थी, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। ये आपकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू निकाल लीजिए। a1 ओवर a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओवर a माइनस b, b1 ओवर b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ओवर a प्लस b, c1 ओवर c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 अपॉन -3a प्लस b -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपके पास c1 ओवर c2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इन तीनों को इक्वल रख देंगे। जब इन तीनों को इक्वल रख देंगे तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशंस आ गई। फिर आप क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक पेयर ले लेंगे। तो आपने सबसे पहले आपको क्या लेना है, आप इन दोनों को ले लीजिए, उसके बाद आप इन दोनों को ले लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, a माइनस 9b इज इक्वल टू -4। और दूसरी बार जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। तो सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी ऑब्टेन 4b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1। अभी वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो a माइनस 5b था तो b की जगह पुट कर देंगे 1, तो a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हैंस a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 आर द वैल्यूज फॉर विच द गिवन इक्वेशंस गिव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको इससे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आप देखिए सेकंड वाला, इसमें आपको क्या दे रखा है इक्वेशन, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर -1 आपके बुक में इज इक्वल टू के बाद दे रखा है तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 2k माइनस 1 ब्रैकेट वो सॉरी x, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में k माइनस 1 y माइनस 2k माइनस 1, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लिया। अब आप देखिए इसमें आपको क्या करना है, a1 ओवर a2 की वैल्यू निकालिए, b1 ओवर b2 की वैल्यू निकालिए, c1 ओवर c2 की वैल्यू निकालिए। तो आपका a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, ठीक है। फॉर नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। आप सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और स्टार्टिंग की दो इक्वल रख दीजिए। तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हैंस फॉर k इज इक्वल टू 2 द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा क्योंकि तीसरा वाला नॉट इक्वल है। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब ये वाला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो आपको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो देखिए 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, तो 5y को तो आप ट्रांसफर कर दीजिए,
अगर आप पहले इक्वेशन ले रहे हैं तो, और आप दूसरी ले रहे हैं तो आप दूसरे से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के आपके पास 4 मेथड हैं। आप पहले वाले से x की वैल्यू निकालिए या फिर y की वैल्यू निकालिए, वो इक्वेशन 2 में रखिए, या फिर दूसरे वाले से x की वैल्यू निकालिए या फिर y की वैल्यू निकालिए, वो इक्वेशन 1 में रखिए। तो अगर आप दूसरा वाला कंसीडर करते हैं तो 4 - 2y/3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, तो आपको कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, -2। तो अब क्या x की भी वैल्यू आ गई, आपके पास y की भी वैल्यू आ गई। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। नेक्स्ट लाइन से a2x + b2y + c2 = 0। अब ये सारी वैल्यू आप अगर इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी, और ये लाइन बनने के बाद आप वन पेयर करके आप क्या कर सकते हैं, एक एक पेयर ले सकते हैं, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो x/-2 आ जाएगा, y/5 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो x/-2 = 1 हो गया और y/5 = 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = -2 और y = 5। ये आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से आपकी चालू होती है वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है और पाँचों मतलब एक से एक हैं, ठीक है। तो पाँचों क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसको आप फटाफट कर लीजिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड। इसमें राहत की बात यह है कि इसमें बोला बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड, मीन्स जो भी एल्जेब्रिक मेथड आपको पसंद हो आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें जौन सा मेथड चाहे कौन सा लगा सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है। आप देखिए पहला पार्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, ठीक है। मीन्स हॉस्टल की जो कुछ चार्जेस है उसका ये जो एक हिस्सा है वो फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और जो बाकी का है वो नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मेस से कितने दिन खाना लिया। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, और जब कोई भी एक ए स्टूडेंट है वो 20 दिन खाना लेता है तो उसको 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, और जो स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 20, ठीक है, वो 26 डेज खाना लेता है तो आपको कितना पे करना पड़ता है, 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपको फिक्स चार्जेस निकालना है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और पर डे की फूड की जो कॉस्ट है वो निकालनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपके कुछ फिक्स चार्जेस हैं, कुछ वेरिएबल चार्जेस हैं, तो आपको फिक्स चार्जेस कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप x कंसीडर कर लीजिए और जो आपका वेरिएबल चार्जेस हैं उसको आप y कंसीडर कर लीजिए। तो आप देखिए x चार्जेस और फिर आपके y चार्जेस, तो x तो फिक्स रहेंगे। अब जो वेरिएबल चार्जेस हैं वो डेज के हिसाब से हैं, तो 1 डे के आपने y माने, सही है, तो 20 डेज के कितने हो जाएंगे, 20y। और नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट इक्वेशन में आपको कितने डेज दे रखे हैं, 26 डेज, तो उसका कितना हो जाएगा 26y इजिकल टू, अभी आपके पास 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। आपके 2 इक्वेशन बन गई, आप इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन, तो दूसरी वाली इक्वेशन है उसको 1 में से आप माइनस कर दीजिए, आपको y = 30 मिल जाएगा। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो x = आपको 400 मिल जाएगा। वैल्यू आप किसी में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड वाले में पुट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हैंस फिक्स्ड चार्ज = ₹400 एंड द चार्ज पर डे = 30 डेज। मतलब पर डे के हिसाब से अगर चार्जेस की बात करें तो 30 रुपीज़ पे करने होंगे, और जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो 400 है ही, वो तो आपको हर मंथ देना ही देना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट, तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, उसमें से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। आपके पास कोई भी एक फ्रैक्शन है, अब वो किस फॉर्मेट में है ये नहीं पता, मतलब x/y मानना चाह रहे हैं आप, उसको a/b मानना चाह रहे हैं, वो योर चॉइस, आपकी चॉइस है। तो आपके पास कोई भी एक फ्रैक्शन है जो x5 की फॉर्म में है, तो वो बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। कब होती है, when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4, और ये 1/4 हो जाती है when 8 is added to its denominator, ठीक है।
तो आपने न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 1/3, मतलब 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट अगर आप डिनोमिनेटर में 8 प्लस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 1 है वो 2 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो देखिए आपने सॉल्व किया तो x इक्वल टू 5 आ गया और y इक्वल टू आपका 15 आ जाएगा। हैंस द फ्रैक्शन इज 5/12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने स्कोर करा, टेस्ट में कितने मार्क्स मिले उसको 40 मार्क्स। आप अपनी बुक में देखते जाइए। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब 3 मार्क्स उसको किस चीज़ के मिले, राइट आंसर के, एंड 1 मार्क का मिला उसको एवरी रॉन्ग आंसर का। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer। बिल्कुल सही है। And यश would have scored 50 marks। तो यश का कितना हुआ, स्कोर 50 marks। How many questions were there in the test? तो टेस्ट में कितने मार्क्स थे। तो आप देखिए लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। आपको क्वांटिटी तो माननी ही पड़ेगी कि कितने सही गए कितने रॉन्ग गए, तभी आप उसमें कोई कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 हो जाएगा और दूसरी 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 हो जाएगा। आपके पास ये दो इक्वेशन बन जाएगी। दो ही कंडीशन दे रखी है उसको, कितने उसके क्वेश्चन सही गए कितने गलत गए तो उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, ये कंडीशन दे रखी है। तो दो इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएंगी। जब दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी तो अब आप क्या करेंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, सेकेंड वाली इक्वेशन में आपने 2 का डिवाइड दे दिया, पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड दे दिया, आपके पास इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। अब आप फर्स्ट और 3 आपको सॉल्व करना है। तो मतलब फर्स्ट 3 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपने सेकंड वाली इक्वेशन है उसको सॉल्व किया तो रही थी वो सेकंड, लेकिन अभी हमारे पास हम उसको तीसरा नंबर शो कर दे रहे हैं। तो इन दोनों का जब आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा और y इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू 15 एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 5। और राइट और रॉन्ग को अगर आप प्लस कर दो तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने थे 20। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप अपनी बुक में फटाफट रीड कर लीजिए इसको। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अब देखिए कि कोई भी आपका हाईवे है, अब यहाँ पे एक प्लेस ए है एक प्लेस बी है, ऐसे भी हो सकते हैं, या प्लेस ए है ये प्लेस बी है, ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर साइड से भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी है 100 किलोमीटर अपार्ट हाईवे पे। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब दो कारें एक तो ए प्लेस से चलती है एक बी प्लेस से चलती है। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो कार है जो सेम डायरेक्शन में चलती है वो एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड पे, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे बाद जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यदि वो एक दूसरे की तरफ चलें तो वो 1 घंटे में मिल लेते हैं एक दूसरे से। तो वाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, तो दोनों कार की स्पीड कितनी हुई। तो कार की स्पीड यहाँ पे आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, फर्स्ट कार की एंड सेकंड कार की। आप एक्स और वाई ले लीजिए या फिर यू और वी ले लीजिए। ठीक है, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रेस्पेक्टिव स्पीड u माइनस वी हो जाएगी। सेम डायरेक्शन मीन्स पहली कार भी इधर चल रही है और दूसरी कार भी इधर चल रही है, तो रेस्पेक्टिव स्पीड एक दूसरे के सापेक्ष u माइनस वी हो गई। और जब एक कार इधर चल रही है दूसरी कार इसकी साइड चल रही है तो स्पीड रेस्पेक्टिव प्लस हो जाएंगे, तो u प्लस वी हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, 5u माइनस बी इज इक्वल टू 100। ठीक है, 5 का डिवाइड दे देंगे, ये कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है 1 और u प्लस बी इज इक्वल टू 100। आपको फॉर्मूले तो पता ही होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपने वही फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब जब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व किया तो 2u इज इक्वल टू 120 और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अभी वैल्यू आप पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40। हैंस स्पीड ऑफ वन कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द अदर कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का लास्ट पार्ट 5।
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर मीटर। मीन जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर मीटर कम हो जाता है यदि जो इसकी लेंथ है वो आप 5 यूनिट कम कर दें और ब्रीथ 3 यूनिट बढ़ा दें। तो लेंथ और ब्रीथ आप XY मान लीजिए। तो आप देखिए आपने इसको 5 कम कर दिया और इसको 3 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया आपका एरिया? XY था, कितना कम हो गया? 9। नेक्स्ट कंडीशन में लेंथ जो आपकी इंक्रीज करते हैं वो 3 यूनिट कर देते हैं। तो देखिए 3 यूनिट इंक्रीज कर दी और जो आपकी ब्रीथ है वो आपने 2 यूनिट इंक्रीज कर दी। सही है, तो आपका एरिया जो होगा कितना हो जाएगा? 67 बढ़ जाएगा। तो XY इज प्लस 67। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है। देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और दूसरा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए, वो आपकी चॉइस है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपकी इस टाइप की वैल्यू आ जाएंगी। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं? x/323 इज इक्वल टू y/171 इज इक्वल टू 1/19। तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी जब आप वन पेयर करके एक पेयर करके ले लेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। हैंस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 7